इन विशिष्ट उद्देश्यों को या अधिगम उद्देश्यों को कैसे लिखें। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें ये लिखना ही है। तो डियर लर्नर्स, we have already understood in detail about all three domains and their categories. In this video, we will be taking up that how we can write these specific objectives. जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, तो सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद विभिन्न क्षेत्रों के वेरियस डोमेन्स के हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम बात करें दो टर्म्स की, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा EBO एंड RLO। EBO का मतलब होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, यानी कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो एक शिक्षक चाहता है जब वो कक्षा में पढ़ाते हैं। तो टीचर एक्सपेक्ट्स सर्टेन चेंजेस, कि जब वो लेसन या प्रकरण ख़त्म करें तो वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में वो बदलाव आए। तो ये है चाहना, लेकिन सब कुछ जो हम चाहते हैं वो सब पूरे नहीं होते। सो ऑल दैट इज़ एक्सपेक्टेड कैन नॉट बी अटेन्ड और अचीव्ड। तो जो अचीव हम करते हैं, जो एक्चुअली में हमको मिलता है, जो वास्तविक तौर पे हमको मिलता है एक छात्र में, एक बच्चे में, वो है रियल लर्निंग आउटकम्स, यानी कि वास्तविक अधिगम उद्देश्य जो प्राप्त हुए हैं, जो मिली है हमको उसके बच्चे के उसमें बिहेवियर में चेंजेस, उसको हम लोग रियल लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। तो जो परिवर्तन हमको सोचा है कि मिलेगा और जो हमको मिलता है, उन दोनों में अंतर होता है। और अगर हम चाहते हैं कि इनमें अंतर कम से कम हो, यानी कि जो हम चाह के, जो अपेक्षा करके हम कक्षा में गए हैं, क्लासरूम में गए हैं, और वही अपेक्षित परिवर्तन, वही एक्सपेक्टेड चेंजेस अगर हमको मिल जाते हैं, तो समझिए कि एज अ टीचर यू आर सक्सेसफुल। तो ये हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि जो हम स्पेसिफिक या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम लिखने जा रहे हैं वो बिहेवियरल टर्म्स में हम लिखें, यानी कि व्यवहार परक शब्दों में हम उनको लिखें कि ऐसा बच्चा कर पाएगा, ऐसा बता पाएगा, ऐसा समझा पाएगा, ऐसा लिख पाएगा, ऐसा चित्रण कर पाएगा। तो जो मेरे उद्देश्य हैं मैं उनको व्यवहार परक भाषा में या बिहेवियरल टर्म्स में लिखूंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी उद्देश्य हैं उनको बिहेवियर के आधार पर, यानी कि व्यवहार में क्या हम बच्चे को देखेंगे कि बच्चा सुन रहा है, आपको समझ रहा है, और समझने के बाद वो एक्सप्रेस करेगा, वो आपको करके बताएगा, वो आपको लिख के दिखाएगा, वो आपको आंसर देगा, वो अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा, वो अपने कन्फ्यूजन को प्रकट करेगा। तो जब वो प्रकट करेगा ना, तो समझिए कि वो बिहेवियरल चेंज है। और वो जितने अच्छे से अपने आप को प्रकट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, अपनी भावनाओं को, अपने आंसर को, अपने रिस्पॉन्सेस को, अपने उत्तर को, तो आप समझिए कि आपने जो आज लेसन पढ़ाया है वो सक्सेसफुल रहा है। आपने सफलतम तरीके से आज अपनी कक्षा को सब कुछ समझाया है। तो अब हम जानेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो क्यों बनाने हैं और इनकी हमें आवश्यकता क्यों है। वाई डू वी नीड टू राइट दीज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, यानी कि व्यवहार परक शब्दों में शब्दावली का प्रयोग हमें करने की क्यों ज़रूरत है जब हम किसी भी उद्देश्यों का लेखन करते हैं। तो हम आवश्यकताओं की बात करें, नीड की बात करें, नेसेसिटी की बात करें या इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्यों महत्व है, सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि इट हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम ये जान पाते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं, जो हमारे फोकस में है, जो हमारे लक्ष्य में, हम उन्हीं पर ही ध्यान देंगे। तो ध्यान देने के लिए हमको व्यवहारपूर्वक ढंग से अपने उद्देश्यों को लिखना है। दूसरा है कि जो हमारा शिक्षण अधिगम कक्षा में हो रहा है, जो क्लासरूम में हम अरेंज करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और तर्कपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि आज हमको जो पढ़ाया जा रहा है एक लयबद्ध, एक क्रमबद्ध, एक लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाया जा रहा है। तीसरी जो हमारी आवश्यकता है कि छात्रों को एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम जो अचीव करने में सहायता करता है, अर्थात अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को पाने में जो ये हमारे उद्देश्य हैं व्यवहार परक शब्दों में लिखे गए, वो सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये उपयुक्त शिक्षण विधि, यानी कि टीचर को उपयुक्त शिक्षण विधि चूज़ करने में मदद करते हैं, यानी कि कौन सी विधि, कौन सी प्रविधि वो
यूज़ करेंगे, ये हमारे उद्देश्य हमें मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त ये हमारी सहायता करते हैं प्रश्नों के चयन में, यानी कि जो भी क्वेश्चन हम क्लास में पूछने जा रहे हैं, बच्चे को एट ईज़ या सहायता प्रदान करने जा रहे हैं कि वो कक्षा में बिल्कुल आराम से, बिना डरे, बिना सहमे पढ़े। इन सब चीज़ों के लिए हमें इस तरह से बच्चों से इंटरेक्शन करना है, अंतःक्रिया करना है कि वो आराम से, रुचिपूर्ण ढंग से और पूरे ध्यान से हमारी बात को सुने। तो इसके लिए प्रश्न जो हम पूछते हैं वो बच्चों को डराने के लिए नहीं होना चाहिए, ये महसूस कराने के लिए नहीं होना चाहिए कि उनको तो कुछ नहीं आता है। तो ऐसे प्रश्नों का चयन करने में भी हमें ये उद्देश्य सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमें विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री या उपकरण का चयन करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव या कौन सा उद्देश्य पाने के लिए मुझे कौन सी सहायक सामग्री यूज़ करनी है, इसको चयन करने में आसानी होगी। मान लीजिए अगर मैं चाहती हूँ कि बच्चे को लेबोरेटरी या प्रयोगशाला कार्य करने में, यानी कि उसका जो मनोगत्यात्मक डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, उसको हम टच करना चाहते हैं, उसको हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कक्षा में कुछ क्रियाएं करके दिखानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मेरा ऑडियो विजुअल एड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कोई प्रयोग या कोई क्रिया कक्षा में करके दिखाऊंगी, जिससे बच्चा जब प्रयोगशाला में उसको करेगा तो वो आसानी से उपकरणों को, ऑपरेटर्स को, केमिकल्स को हैंडल कर पाएगा और वो एक्सपेरिमेंट कर पाएगा आसानी से। दूसरा जो है, जो हमारे शिक्षण को ये एक दिशा प्रदान करता है। उद्देश्य बहुत सहायक होते हैं कि हमारी टीचिंग, हमारा शिक्षण कार्य बिल्कुल सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त ये हमें सहायता प्रदान करता है कि जो भी शिक्षण हमने किया है और उसके आंसर में, उसके रिस्पॉन्स में, उसके उत्तर में जो बच्चे को अधिगम अनुभव हुए हैं, उसको हम किस प्रकार से जांचें, किस प्रकार से उसका मूल्यांकन कर सकें, वो हमें बहुत आसानी हो जाती है। जैसे अगेन मैं वापस उसी पॉइंट पे जाऊंगी, मैंने प्रयोग करके दिखाया, बच्चे ने लेबोरेटरी में जब प्रयोग किया तो मैं आसानी से मूल्यांकन कर पाऊंगी कि जो मैंने सिखाया था और जो बच्चा प्रयोगशाला में कर रहा है, क्या वो कर पा रहा है आसानी से, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो मैं उसकी जांच कर सकती हूँ, उसका मेजरमेंट कर सकती हूँ, उसका मूल्यांकन कर सकती हूँ। इसके अलावा उद्देश्य हमें बहुत सहायक होते हैं कि छात्र आगे चलकर क्या पढ़ेगा। जैसे आज मैं बच्चे को ज्ञान देना चाहती हूँ कि वायु प्रदूषण क्या होता है। जब मैंने बच्चे को वायु प्रदूषण का ज्ञान दे दिया तो आगे वो फर्दर स्टडीज़ में जानेगा कि उसके पीछे कारक क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्राकृतिक इन नेचर हैं या जो मैन मेड है, मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, उनके बीच में विभेदीकरण कर पाएगा। तो छात्र धीरे धीरे जो उसका अध्ययन है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, उच्च कोटि का होता जाता है। तो उद्देश्य निर्माण अगर सही होंगे तो छात्र तरीके से आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। इसके अतिरिक्त जो कक्षा में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, जो शिक्षण या पठन पाठन हो रहा है, उन सब में नज़र रखने में और नियंत्रण रखने में भी हमारे उद्देश्य हमारे सहायक होते हैं, क्योंकि हम तय करके जाते हैं कि मैं किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या पढ़ाऊंगी। सो सिंस द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, माई टीचिंग, माई वे ऑफ टीचिंग, माई प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ऑल विल बी क्लियर, सो माई क्लास विल बी इन कंट्रोल। अगर शिक्षक तैयारी से नहीं जाता है तो कक्षा कभी भी कंट्रोल में नहीं रहती है। बच्चे इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका उनको समझ में नहीं आता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इनडिसिप्लिन हो जाता है, अनुशासन में कक्षा नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कक्षा कक्ष का पठन पाठन या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वो बहुत सरल हो जाती है, बिना कॉम्प्लिकेशन के हो जाती है और बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। हर कोई उस कक्षा का शिक्षण को एंजॉय करता है, टीचर भी और स्टूडेंट भी। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पूरी तैयारी से जाते हैं तो हमारे अंदर एक व्यावसायिक अभिवृत्ति को जागृत करता है, प्रोफेशनल एटीट्यूड। वी फील लाइक अ टीचर, वी फील इन कंट्रोल, वी आर इन कॉन्फिडेंस विद आवर सेल्फ। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास पूरा परिपूर्ण से हम लोग हो जाते हैं कि भाई आज मैं कक्षा में पूरी तैयारी से जा रहा हूँ। तो कक्षा मेरे पूरे नियंत्रण में रहती है और बच्चे भी उसी हिसाब से ज्ञान अर्जित करते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो अब हमने जाना कि क्यों आवश्यकता है हमें शिक्षण उद्देश्यों को लिखने को इन बिहेवियरल टर्म्स, यानी कि व्यवहार परक शब्दों में क्यों लिखना चाहिए। तो
अब जैसे हमने जान लिया उद्देश्य लिखने हैं, हमने जान लिया कि 3 डोमेन होते हैं हमारे उद्देश्य, इन तीनों डोमेन से, तीनों क्षेत्रों से रिलेटेड होने चाहिए, संदर्भित होने चाहिए, यानी कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावात्मक एंड साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक, तीनों ही क्षेत्रों को टच करते हुए मेरे उद्देश्य होने चाहिए। सिर्फ दिमागी नहीं होने चाहिए, सिर्फ हेड से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, या सिर्फ हार्ट से नहीं, या सिर्फ हैंड से नहीं, तीनों का संतुलन होना चाहिए। क्योंकि जब तीनों का संतुलन होगा तो छात्र में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, सर्वांगीण विकास होगा, छात्र का दिल, दिमाग और स्किल, कौशल सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब हमने जाना कि मेरे उद्देश्य क्या होते हैं, 3 क्षेत्र क्या होते हैं, तीनों किससे संबंधित होते हैं, कैसे उद्देश्यों का निर्माण होता है और इन क्षेत्रों के कौन कौन सी कैटेगरीज या वर्ग होते हैं। जब हमने ये जान लिया तो अब हम ये जानेंगे कि इनको लिखने के लिए हम कुछ एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन वर्ब का अर्थ होता है कि हम कुछ क्रियात्मक शब्दों का, क्रिया शब्दों का यूज करते हैं। क्रिया आप लोगों ने ग्रामर में जरूर पढ़ी होगी, व्याकरण में, कि क्रिया या वर्ब वो होते हैं, वो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो करते हुए, तभी तो व्यवहार में दिखेगा। जब व्यवहार में हम करते हुए कुछ बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए हैं, सफल हुए हैं या नहीं है। तो अब हमें ये जानना है कि कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक को दर्शाने के लिए कौन से क्रिया वर्ड होते हैं, भावात्मक पक्ष को दर्शाने के लिए कौन से क्रिया वर्ड होते हैं, मनोगत्यात्मक को दर्शाने के लिए कौन से क्रिया वर्ड होते हैं। और अगर हम एक एक क्षेत्रों को ले, जैसे संज्ञानात्मक सबसे पहले हमने लिया तो इसकी हमने 6 कैटेगरीज करी थी, अगर आपको याद हो। उन 6 कैटेगरीज में सबसे पहले हमारा था नॉलेज यानी कि ज्ञान, दूसरा था हमारा बोधात्मक यानी कि बोध, तीसरा हमारा था विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोगात्मक, और आखिरी में था मूल्यांकन। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि RCEM अप्रोच का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, इन्होंने क्या किया है कि एनालिसिस और सिंथेसिस को हटाकर उसकी जगह क्रिएटिव का इस्तेमाल किया है, यानी कि क्रिएट का सृजन करना, यहाँ पे सृजनात्मकता को डेवलप करने के लिए कहा है। तो आप चाहें तो एनालिसिस सिंथेसिस भी ले सकते हैं और आप सृजनात्मक पक्ष को भी ले सकते हैं। खैर, तो अब हम लोग कॉग्निटिव में आते हैं। तो कॉग्निटिव में हमने 6 वर्गों में इसको बांटा था, अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखें तो इन 6 वर्गों के लिए अलग अलग एक्शन वर्ब यानी कि क्रिया शब्द होते हैं। और आपके समक्ष आप स्लाइड में देख सकते हैं अलग अलग क्रिया शब्द यूज किए गए हैं। जो पहला वाला है यानी कि नॉलेज, यानी कि रिकॉल करना, याद करना, रिमेम्बर करना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं। इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे बिहेवियरल टर्म्स में। तो आपको सामने स्लाइड में इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या शब्द आते हैं, एक्शन वर्ब या कार्य सूचक क्रियाएं क्या क्या आती हैं। सबसे पहले है परिभाषित करना, चयन करना, कथन करना, मापन करना, सूची देना, प्रत्यास्मरण करना, प्रति अभिज्ञान करना, लिखना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा आगे मैं आपको बताऊंगी आगे की स्लाइड में कि जैसे मान लो मैंने परिभाषा बताई प्रदूषण की बच्चों को, और फिर मैं जब बच्चों से पूछूं कि बच्चों प्रदूषण की परिभाषा बताइए, तो अगर बच्चा बता पा रहा है, समझ रहे हैं ना आप, कि अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने वाचन के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, स्पीच के द्वारा बता पा रहा है, तो हम उद्देश्य को कैसे लिखेंगे कि मैं जब डेफिनेशन पढ़ा लूंगी तो बच्चा क्या कर पाएगा, छात्र प्रदूषण की परिभाषा का प्रत्यास्मरण करके बता सकेगा। तो चाइल्ड विल बी एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन। क्यों कर पाएगा? क्योंकि मैंने उसको बता दिया है। और इसको जानने के लिए कि जो मैंने बताया है बच्चों को आ गया है, मैं उससे कहूंगी कि बेटा परिभाषा बताओ, तो बच्चा अगर बता दे रहा है तो मेरे इस उद्देश्य को पाने में मैं सफल हो गई। तो ये हो गया ज्ञानात्मक। उसके बाद आते हैं बोधात्मक। बोधात्मक में आप देख रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें आपको इंग्लिश में सब दिखाई दे रहे हैं। द चाइल्ड विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फैक्टर्स बिहाइंड द पोल्यूशन, द चाइल्ड विल बी एबल टू डिस्क्राइब द पोल्यूशन एग्जिस्टिंग इन आवर एनवायरनमेंट। तो इस तरह से आप बच्चों
को अंडरस्टैंडिंग वाले शब्द से बता सकते हैं उद्देश्यों को। और अगर हिंदी में बात करें तो बोधात्मक में आपके आ जाएंगे कार्य सूचक क्रियाएं। क्या है? व्याख्यान करना, यानी कि छात्र प्रदूषण की क्रिया का अपने शब्दों में व्याख्यान कर सकेगा। फिर अर्थापन करना, यानी कि उसका अर्थ निकालना, इंटरप्रिटेट करना। फिर अनुवाद करना, संकेत करना, निर्णय लेना। इसके अतिरिक्त आपका हो जाएगा प्रतिपादन करना, वर्गीकरण करना। जैसे कि आपने बच्चे को एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पढ़ाया, उनके कारकों के बारे में समझाया, तो अगर बच्चे को समझ में आ गया होगा तो बच्चा क्या कर पाएगा? छात्र वायु एवं मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण के कारकों का वर्गीकरण कर लिख सकेगा या बता सकेगा या समझा सकेगा। तो द चाइल्ड विल बी एबल टू क्लासिफाई द फैक्टर्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो यहाँ पे बच्चा बता पा रहा है। आप बच्चे से पूछेंगे बताइए किस चीज़ों से सॉइल पोल्यूशन होगा, या किस चीज़ से वाटर पोल्यूशन होगा, या किस चीज़ से एयर पोल्यूशन होगा, तो बच्चा वर्गीकृत कर पाएगा, प्रस्तुत कर पाएगा, चयन कर पाएगा। तो आप ये समझिए कि छात्र जो है जब समझ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो वो समझा पाएगा अपनी बातों को। तीसरा आपका है अप्लाई या एप्लीकेशन या ज्ञानोपयोग या प्रयोगात्मक। इसमें गणना कर पाएगा। जैसे मान लो मैंने बताया था आपको पहले कि प्लस और माइनस सीख गया, तो प्लस माइनस कई जगह यूज कर पाएगा। एरिया कैलकुलेट करने में कर पाएगा, आयतन कैलकुलेट करने में कर पाएगा। तो प्रयोग कर पाएगा, गणना कर पाएगा, पूर्व कथन यानी कि प्रेडिक्ट कर पाएगा, जांच कर पाएगा, प्रदर्शन कर पाएगा, प्रयोग कर पाएगा, बना पाएगा, पता लगा पाएगा, रिपोर्ट कर पाएगा, उसका रिव्यू कर पाएगा, उसकी एग्जामिन कर पाएगा, उसका दृष्टांत कर पाएगा, समझा पाएगा। तो इस तरह से वो दूसरी जगह पे उसको लागू करके उसका प्रयोग कर पाएगा। फिर हमने एनालिसिस करा है, यानी कि इसमें विश्लेषण है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें विभाजन कर पाएगा, तुलना कर पाएगा, आलोचना करना, विश्लेषण करना, भेद करना, फिर अलग करना, सेपरेट करना, निष्कर्ष करना। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चों को पानी और नमक का घोल दे दिया और मैंने कहा कि इसको कैसे सेपरेट करेंगे। अगर बच्चा बता पाएगा कि हम उबालेंगे, उबालने से वाष्पीकरण से जल स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे नमक रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। इस तरह से उसने एनालाइज करके बताया कि किस तरह से हम दोनों तत्वों को, एलिमेंट को अलग अलग कर पाएंगे, पुष्टि कर पाएगा, निष्कर्ष कर पाएगा। ये सारे आपके एनालिसिस में आते हैं। इसी प्रकार से आपका संश्लेषण में आता है, वाद विवाद कर पाएगा, निष्कर्ष निकाल पाएगा, संगठित कर पाएगा, व्यवस्थित कर पाएगा, सामान्यीकरण कर पाएगा, संक्षिप्त या समराइज कर पाएगा, ब्रीफ उसका कर पाएगा, जिस्ट बता पाएगा, समरी बना पाएगा, सारांश बता पाएगा, चयन कर पाएगा। और फिर आता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन में निर्णय लेना, दूर करना, आलोचना करना, बचाव करना, डिफेंड कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा, मूल्यांकन कर पाएगा, जज कर पाएगा, तो यानी कि चयन कर पाएगा। उसके अलावा मापन कर पाएगा, जांच कर पाएगा, आलोचना कर पाएगा, निदान कर पाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी इवैल्यूएशन में आती हैं। तो इस तरह से आपका इवैल्यूएशन। और अगर आप क्रिएट लेते हैं तो क्रिएट मैंने जैसे बताया कि एनालाइज और सिंथेसाइज का मिला के होता है, तो क्रिएट आप इन्हीं को मिला के भी लिख सकते हैं। जैसे कंबाइन कर पाएगा, मिला पाएगा, अरेंज कर पाएगा, संगठित कर पाएगा, व्यवस्थित कर पाएगा, नियोजन कर पाएगा, तैयार कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएट के अंतर्गत आती हैं। तो ये संज्ञानात्मक उद्देश्य हो गए। उसके बाद आपके आते हैं साइकोमोटर, या जिसको हम लोग कहते हैं कि मनोगत्यात्मक आपके जो उद्देश्य होते हैं। मनोगत्यात्मक की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों ने अलग अलग टर्म्स किए थे मनोगत्यात्मक में। तो इसमें जैसे इम्पल्शन है, आपको देना है और क्रिया करानी है बच्चों को। साइकोमोटर डोमेन के आप अगर कैटेगरीज चेकआउट करें तो आपको पता चलेगा कि साइकोमोटर में कौन कौन सी कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके हिसाब से हम लोग इसका चयन कर पाएंगे। जैसे इसमें सबसे पहले था रिसीविंग, आग्रहण करना, और उसके बाद हम लोग उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे,
और हम कार्य कर पाएंगे, उसको कार्य को सुगठित कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम साइकोमोटर डोमेन के अंदर कर पाएंगे, कंट्रोल में कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन में कर पाएंगे, स्वाभाविकरण में आ पाएगा, आदत निर्माण हो जाएगी। फिर हमारी साइकोमोटर में, अगर आपको याद हो या आप सुने मेरा पिछला वीडियो कि उसमें मैंने किस तरह से बताया था कि एक जो टेलर है वो किस तरह से कार्य करता है, समझता है, कार्य करता है, फिर उसको कंट्रोल में करता है, फिर समन्वयन से करता है, धीरे धीरे वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है और कई बार बिना देखे भी वो मशीन चला पाता है। तो इसमें साइकोमोटर में जो आप देख रहे हैं कि सारे आपके मोटर रिलेटेड, गत्यात्मक रिलेटेड सारे एक्शन वर्ब्स दिए हुए हैं या क्रियात्मक शब्द दिए हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं। कार्य सूचक क्रियाएं इनको कहते हैं। तो इसमें आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में देख रहे हैं, आपको मैं हिंदी में बता दूं कि अगर सरल शब्दों की बात करें तो समायोजित, एक करना, एकत्र करना, रखना, उठाना, मिलाना, नामांकित करना, लेबलिंग करना, जोड़ना, ऐड करना, प्रयोग करना, स्थानांतरण, ट्रांसफर करना, फिर उत्पाद करना, प्रोड्यूस करना, चित्रित करना, डायग्राम बनाना, ड्रॉ करना, मिश्रित करना, मिक्स करना। जैसे मान लीजिए लैब में काम करें तो कई सारी चीज़ों का मिश्रण बनाना, रिकॉर्ड करना, अनुकरण करना, फिर निर्देशित करना, निकालना, मापना, ये सारी चीज़ें आपकी सरल साइकोमोटर उद्देश्यों में आती हैं जो वर्ब हैं, एक्शन वर्ब हैं। और जटिल में आपके बिल्कुल मिलते जुलते ही आते हैं, बनाना, निर्माण करना, सृजन करना, प्रदर्शन करना, दृष्टांत करना, प्रस्तुत करना, कार्य करना। आप ये समझिए कि इन शब्दों का प्रयोग जब आप विशिष्ट उद्देश्य अपने लेसन प्लान में लिखेंगे तब प्रयोग करेंगे। आगे मैं कुछ आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दूंगी। और इसके बाद आपका अगला आता है अफेक्टिव या भावात्मक पक्ष की। अगर हम बात करें तो भावात्मक पक्ष में हम लोगों ने रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग में आग्रहण, अनुक्रिया, वैल्यूइंग, फिर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन की बात करी थी, यानी कि अनुमूल्यन, फिर हम लोगों ने प्रत्ययीकरण, फिर व्यवस्थापन करना, संगठन करना और आखिर में चरित्र निर्माण की बात करी थी। तो इनमें अलग अलग क्रिया सूचक या कार्य सूचक क्रियाएं हैं। इसमें अगर हम आग्रहण की बात करें, रिसीविंग की बात करें, तो इसमें आ जाएगा स्वीकार करना, ग्रहण करना, अपेक्षाकृत अधिक आदर देना, सुनना, कथन करना, जानना, समझना, छांटना, सचेत होना या करना, ये आपके आग्रहण में आ गया। फिर अनुक्रिया में अगर आए अफेक्टिव डोमेन में या भावात्मक में, तो उत्तर देना, कथन करना, सूचीबद्ध करना, चुनना, लिखना, विकसित करना, आलेखित करना। और अनुमूल्यन या वैल्यूइंग की बात करें भावात्मक में ही स्वीकार करना, प्रतिअभिज्ञान करना, भाग लेना, इंगित करना, निर्णय लेना, विकसित करना, प्राप्त करना, प्रभाव डालना, ये सारी चीज़ें वैल्यूइंग में आ जाएंगी, अनुमूल्यन में। और फिर इनके आधार पर हम प्रत्यय बनाते हैं, तो उनके लिए भी हम जो कार्य सूचक क्रियाएं हैं वो है संबंध स्थापित करना, अंतर करना, विश्लेषण करना, प्रदर्शन करना, तुलना करना। फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करना, निर्णय लेना, सह संबंध बनाना, निर्धारित करना, बनाना, उत्पादन करना, साहचर्य स्थापित करना, चयन करना। और आखिर में ये हमारी चारित्रिक निर्माण की ओर ले जाता है, यानी कि कैरेक्टराइजेशन की ओर। तो विकसित करना, पुनरावृत्ति करना, परिवर्तन करना, सामना करना, पहचान करना, स्वीकार करना, निर्णय लेना। तो ये सब आप इसमें देख रहे होंगे, टू रिजेक्ट, टू एक्सेप्ट, टू डिसाइड, टू रिवाइज, टू डेवलप, टू जज, टू कोरिलेट, टू ओबे, टू ऑफर, टू ऑर्गेनाइज, पार्टिसिपेट, प्रपोज। ये सारे आपके अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक के वर्ब के या हम कह सकते हैं क्रिया के शब्द हैं जो हम यूज करेंगे। इसके बाद आप एक लिस्ट दे रहे होंगे जिन क्रिया सूचक क्रियाओं का हमको नहीं यूज करना चाहिए, वो आपके समक्ष है कि अप्रिशिएट करना, एंजॉय करना, रियलाइज करना, विश्वास करना। हाँ, ये सारे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। समझना, अब ये भी शब्द हम यूज नहीं करते कि समझेंगे, क्या समझेंगे, नहीं, अब समझेंगे, अंडरस्टैंड जैसा शब्द हम यूज नहीं करते हैं। तो अब जब हमने जान लिया कि तीनों डोमेन की विभिन्न वर्गों में कैसे हम उद्देश्यों को लिखेंगे, तो सबसे बड़ी बात जो हमें जाननी है वो हम पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस मैं कर चुकी हूँ कि जो उद्देश्य होते हैं वो सबसे बड़ी बात ऑब्जर्वेबल होते हैं। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है हम इनका अवलोकन कर सकें, जो हम उद्देश्य बनाए हैं वो हमें दिखाई देने चाहिए,
बच्चे के बिहेवियर में, व्यवहार में दिखाई देने चाहिए, ऐसे ही उद्देश्य लिखिए। ऐसे मत लिखिए जो हम देख ही ना पाए। फिर उनका मापन होना चाहिए, दे शुड बी मेजरेबल, हम उनको माप सकें, हम उनको जांच सकें, यानी कि उपलब्धि परीक्षण द्वारा या टेस्ट द्वारा। फिर अचीवेबल होने चाहिए, यानी कि वो उद्देश्य प्राप्त करने लायक होने चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें ना लिखें उद्देश्यों में, जितना आप प्राप्त कर सकते हैं वही उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य हमारे बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और आखिर में जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेरी अपेक्षाएं हैं उस कक्षा से, अपने से, उस पाठ से, वही उद्देश्यों को हम लिखेंगे, उसके अतिरिक्त नहीं। अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहला उदाहरण जो आपके सामने मैंने रखा है वो है ज्योग्राफी का उदाहरण, जिसमें हम लोगों ने लिया है क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि आबो हवा, जो हमारे वायुमंडल होता है आसपास के, उसके बारे में हमने लिया है, क्लाइमेट के बारे में। तो आप इसको एक बार देखिए कि मैंने क्या इसमें लिखा है क्लाइमेट में, और इसको समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले इसमें मैंने जो ऊपर जो लिखना है वो तो पहले हम लेसन प्लान फॉर्मेट में बता चुके हैं। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट और टॉपिक ही लिखा है। जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामान्य उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूँ। ज्योग्राफी अलग से भी लिख सकते हैं, और सोशल साइंस में का एक भाग है तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य हमने क्या लिखा है कि छात्र वायुमंडल की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर बता सकेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमने लिखा है कि जो हमारे क्लाइमेट में जो विभिन्न घटनाएं होती हैं उनका वो प्रति अभिज्ञान कर सकेगा। छात्र क्लाइमेटिक घटनाएं हैं उनका प्रति अभिज्ञान कर सकेगा। फिर बोधात्मक उद्देश्य मैंने लिखे हैं। बोधात्मक उद्देश्य में जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंडिंग होता है, बोध होता है, तो इसमें छात्र जो है क्लाइमेट से संबंधित जितने प्रत्यय हैं उनको समझ सकेगा। उसके अलावा वो जितने भी क्लाइमेट में होने वाली घटनाएं हैं उनके बीच में अंतर स्पष्ट कर सकेगा। अनुप्रयोगात्मक जो घटनाएं हो रही हैं क्लाइमेट में उनको अपने आसपास जहां वो रहता है, जिन जगहों पे वो रहता है, एरिया ऑफ लिविंग, वहां पे उनको वो प्रयोग कर सकेगा। प्रयोग करने से उसको अपने आसपास का वातावरण समझ में आएगा। उसके बाद एनालिसिस लिखा है कि जो क्लाइमेट के विभिन्न तत्व हैं उनका वो विश्लेषण कर पाएगा। उसके बाद भावात्मक पक्ष में मैंने लिखा है कि वो इसके बारे में और जानकारी, छात्र इसके बारे में और जानकारी एकत्र करने में रुचि लेगा, इंटरेस्ट शो करेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु स्वभाव दिखाना है। जिज्ञासु आपको जैसे मैंने बताया हार्ट से रिलेटेड है, हृदय से, तो उसका जो जिज्ञासु स्वभाव है वो उजागर होगा और वो और घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक होगा। और स्किल, हमारे क्लाइमेट में विभिन्न साइकिल होती है, जैसे ऑक्सीजन की साइकिल होती है, नाइट्रोजन का चक्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र होता है, जल का चक्र होता है। इनके बारे में जो भी बताया गया है क्लास में, उनके चित्र वो उन चक्रों के द्वारा दर्शा सकेगा। दूसरा मैंने प्रदूषण के बारे में बताया है। प्रदूषण भी आप ये समझिए कि साइंस में भी आता है, विज्ञान में, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स में भी आता है, होम साइंस में भी आता है। तो इसमें भी मैंने इसी प्रकार से उद्देश्यों का निर्माण किया है कि जैसे ज्ञानात्मक लें तो छात्र हमें प्रदूषण के व उसके प्रकार के बारे में जानकर बता सकेगा। छात्र प्रदूषण में जो कारक होते हैं, प्रदूषण को की तरफ जो कारक होते हैं उनको प्रत्यभिज्ञान यानी कि पहचान सकेगा। उसी तरह से बोधात्मक में छात्र अपने शब्दों में प्रदूषण क्या है और कैसे होता है उसको बता सकेगा। छात्र हम जो भी कारक हैं या जो भी क्रियाएं हैं वो कैसे प्रदूषण की ओर ले जाती हैं उनको समझा सकेगा, उनका स्पष्टीकरण दे सकेगा। फिर जो भी उसने प्रदूषण के बारे में जाना है उसको प्रयोग करेगा अपने जीवन शैली में। तो छात्र लिए गए ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में प्रदूषण को कम करने के लिए उपयोग कर सकेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया, यानी अनुप्रयोगात्मक हो गया। विश्लेषण, कारकों का विश्लेषण कर सकेगा। छात्र जो है और प्रदूषण कैसे रोका जा सके, क्या उसके पीछे कारक है, उसको जानने में जिज्ञासु हो सकेगा, उसकी रुचि उत्पन्न होगी। और छात्र अपने आसपास के इलाकों में प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी करेगा, तो और ज़्यादा उसको अवेयरनेस फैलाने में आराम हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक हिस्ट्री का भी, इतिहास का भी बनाया है।
स्टोन एज यानी कि पाषाण युग का बनाया है, और ये भी सोशल साइंस में ही आता है, हिस्ट्री। तो इसमें भी आप देखेंगे सारे पक्षों को हमने लिया है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इफेक्टिव और स्किल। नॉलेज यानी कि ज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक, और एप्लीकेशन अनुप्रयोगात्मक, एनालिसिस विश्लेषण, इफेक्टिव भावात्मक, और स्किल कौशल। तो नॉलेज में आपको ज्ञान मिल रहा है, जहाँ पे आप प्रत्यास्मरण या प्रति अभिज्ञान कर रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग में आपको समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बोध हो रहा है, तो आप अपने शब्दों में समझ के सब चीज़ें बता पाएंगे। उसके अलावा जो अनुप्रयोग है, आप जो ज्ञान है उसको आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बच्चा वो सीखेगा। विश्लेषण कर पाएगा कि पाषाण युग में जो विभिन्न एस्पेक्ट्स थे उनका विश्लेषण करके बता सकेगा। छात्र पाषाण युग के बारे में जानने को और उत्सुक होगा, और इसके अलावा जो पाषाण युग में इस्तेमाल प्रयोग होने वाली विभिन्न चीज़ें, वस्तुएं, औजार, उनकी लिस्ट बना सकेगा, उनके चित्र बना सकेगा। इसी प्रकार से हमने पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, जो इकोनॉमिक्स में भी आता है, साइंस में भी आता है ये चैप्टर, ये टॉपिक, तो दोनों ही में आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से सारे उद्देश्यों को लिया है। आप देख सकते हैं कि छात्र जो है पशुपालन की परिभाषा का प्रति अभिज्ञान कर सकेगा, प्रत्यास्मरण करके बता सकेगा, फिर पशुपालन के बारे में जानकर बता सकेगा, बोधात्मक में किस प्रकार से पशुपालन किया जा सकता है वो समझ सकेगा, फिर पशुपालन के हम क्या मायने हैं, क्या महत्व है, इसके बारे में जान सकेगा, बता सकेगा, समझा सकेगा। उसके अलावा अनुप्रयोगात्मक में जो भी उसने पशुपालन के बारे में सीखा है उस ज्ञान को वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेगा। फिर विश्लेषण कर सकेगा कि पशुपालन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन से जानवरों या पशुओं का इसमें पालन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों का वो विश्लेषण कर सकेगा। और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में जानने को और ज़्यादा उत्सुक होगा, और ज़्यादा रुचि दिखाएगा, तो वो इफेक्टिव या भावात्मक हो गया। और पशुपालन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं उनकी सूची बना सकेगा, उन जगहों पे जाएगा, वहाँ पे रिपोर्ट तैयार करेगा, तो ये उसका कौशल में आ जाएगा। तो बच्चों, आज आपने जाना कि हम उद्देश्यों को किस तरह से लिखते हैं, और हमने विभिन्न लेसन प्लान के या टॉपिक के एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है। I hope you must have understood how to write specific objectives, because this will be very helpful when you prepare a lesson plan. So if you want to understand more about these things and other topics, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you get the notification as soon as I upload my new video. Keep in touch, keep watching. Thank you.